हेलो फ्रेंड्स, राम अवतार एकेडमी में आपका स्वागत है। फिजिक्स में हम अभी तक कुछ क्वेश्चन कर चुके थे। मेन टॉपिक अपने हो गए हैं हमारे। और इलेक्ट्रिक चार्ज फील्ड के अंदर अभी कल हमने फील्ड लाइंस और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो कुछ छोटे छोटे टॉपिक है, पहले इनको देख लेते हैं ताकि गॉस लॉ पढ़ने से पहले आपको बेसिक चीज़ें क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो पहला जो पॉइंट आता है छोटे पॉइंट्स के अंदर वो है एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर क्या होता है ये जान लेते हैं। आइए कि मैं आपसे अगर ये कहूँ, आपको एक मिरर दे दूँ और आपसे ये पूछूँ कि इस मिरर को दीवार पे लगा दो, तो उस मिरर का कुछ सरफेस एरिया भी रहेगा। लेकिन आप जैसे ही किसी कमरे में जाओगे तो आपके पास चारों तरफ दीवारें ही दीवारें दिखाई देंगी। तो आपको ये बोला जाए कि आप दीवार पे जाके मिरर को लगा दो, तो आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं दी गई है कि कौन सी दीवार पे आपको मिरर लगाना है। यानी आप अंदर जाने के बाद पूछोगे कि कौन सी दीवार पे लगाना है, तो आपने सरफेस एरिया के साथ साथ एक डायरेक्शन की भी डिमांड कर दी है। ठीक है, तो यानी इन रियल लाइफ हमारे पास कभी कभी कुछ ऐसी सिचुएशन आती है कि आपको सरफेस एरिया के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी दिखानी रहती है। उसी को हम बोलते हैं एरिया वेक्टर। ठीक है, यानी अगर मैं ये कहना चाहूँ कि ये हमारे पास कोई एक सरफेस है, मान लीजिए। ठीक है, इस सरफेस का अपना कोई एरिया भी रहेगा बच्चों। तो इस एरिया को मैंने मान लीजिए स्मॉल एरिया के सरफेस के नाम से मान लिया, और स्मॉल सरफेस एरिया है ds। इसकी अगर आपको डायरेक्शन दिखानी हो तो मैं एक नॉर्मल वेक्टर ड्रा कर दूंगा बच्चों। एक नॉर्मल यानी जो परपेंडिकुलर रहेगा बिल्कुल इस सरफेस के, उस नॉर्मल वेक्टर को मैं एन कैप से दिखा रहा हूँ, जो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को एक्सप्लेन करेगा। और एरिया एरिया इसके भी परपेंडिकुलर होता है सरफेस के। मान लीजिए ये एरिया से दिखा रहा हूँ मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ ब्लू पेन से। यानी ये ऊपर वाली जो लाइन है ये ब्लैक के साथ साथ आ रही है बिल्कुल। ठीक है, एरिया से। तो ये है आपकी सरफेस एरिया ds। मैं वेक्टर क्वांटिटी से दिखा रहा हूँ अब। तो ds क्या है, ये सरफेस एरिया ds इनटू इसकी एक डायरेक्शन भी दिखा दी अब हमने, जो नॉर्मल है उस प्लेन के। तो ये है अब आपका एरिया वेक्टर। तो ds सरफेस एरिया जो गया है ये एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर मतलब आपको सरफेस एरिया के साथ साथ डायरेक्शन भी एक्सप्लेन करनी रहती है एरिया वेक्टर के अंदर। ऐसे ही अगर मैं मान लीजिए किसी कर्व सरफेस की बात करता हूँ, ये कोई भी कर्व सरफेस ले लिया हमने। इस कर्व सरफेस के लिए आपको एरिया वेक्टर दिखाना है। तो कर्व सरफेस एरिया के लिए एरिया वेक्टर को दिखाने के लिए मैंने कोई भी इसका स्मॉल इंटीग्रल पार्ट ले लिया। मान लीजिए इस सरफेस एरिया को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया। ये एक स्मॉल पार्ट ले लिया मैंने इस क्लोज सरफेस का। तो इस क्लोज सरफेस का स्मॉल पार्ट जो लिया है मैंने माना इसका जो एरिया है वो है आपका स्मॉल ds। ठीक है, स्मॉल सरफेस एरिया। इसका अगर मैं यूनिट वेक्टर दिखाना चाहूँ, इस एरिया की डायरेक्शन दिखाना चाहूँगा, तो जो इसके परपेंडिकुलर होगा, आपको अभी बताया हमने, उस प्लेन के नॉर्मली एक लाइन ड्रा कर दीजिए जो उस एरिया की डायरेक्शन को दिखाएगा, जिसको हम एन कैप से दिखाते हैं। और अगर मैं इस एरिया वेक्टर को दिखाना चाहूँ तो वो भी इस सरफेस के परपेंडिकुलर ही रहेगा, जिसको हम ds से दिखाते हैं। यानी ds क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ds गुना में n यूनिट कैप, यानी जो डायरेक्शन भी दिखाए। तो क्लोज सरफेस के लिए मैं ऐसे स्मॉल स्मॉल पार्ट ले लूँगा, वो हमारा एक्सप्लेन कर देगा एरिया वेक्टर को। ठीक है, यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। इसी तरह इसके बाद एक और टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। नॉर्मली अगर हम सिर्फ बात करें बच्चों फ्लक्स की, तो फ्लक्स का मतलब होता है फ्लो। ठीक है, किसी चीज़ का बहाव ही फ्लक्स कहलाता है। जैसे हवा अगर बह रही है तो हम इसको एयर फ्लक्स बोल देंगे, वाटर अगर बह रहा है तो इसको वाटर फ्लक्स बोल देंगे। तो फ्लक्स रिलेट करता है फ्लो से, और फ्लक्स प्रॉपर्टी होती है किसी भी वेक्टर फील्ड की। ठीक है, फ्लक्स इज द प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर फील्ड। ठीक है, ऑफ वेक्टर फील्ड, कोई भी फील्ड है उसके वेक्टर की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करता है फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किससे रिलेट हो जाएगा बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये रिलेट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टी से।
यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की एक प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब आपको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बताना हो तो उसके लिए हम कुछ इस तरह से दिखाएंगे। मान लीजिए आपके पास कोई भी एक सरफेस है, ठीक है, मैंने मान लिया कोई भी एक एरिया है जिसमें कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मौजूद रहेगी। मान लीजिए ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मौजूद हैं किसी भी सरफेस एरिया में, और मैं इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को एनक्लोज कराना चाहता हूँ किसी सरफेस से। तो मैंने मान लीजिए ये एक सरफेस ले लिया है जो इनको एनक्लोज करा रहा है। ठीक है, ये एक सरफेस ले लिया, ये इसको एनक्लोज करा रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने ड्रा करके दिखा रखी है किसी भी सरफेस में, और ये जो स्मॉल सरफेस हमने मान रखा है एरिया है, मान लीजिए इसका एरिया है आपका स्मॉल डी एस मान लीजिए या डेल्टा एस मान लीजिए, जो कि वो भी स्मॉल को ही दिखाता है। तो ये एनक्लोज दिखा रहा है किसी इलेक्ट्रिक फील्ड ई को। तो यहाँ से फ्लक्स होता है बच्चों आपका, अगर मैं स्मॉल एरिया की बात कर रहा हूँ तो उसके एनक्लोज में स्मॉल फ्लक्स हो जाएगा, और वो रहेगा जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या फोर्स लाइंस पास हो रही है उस गिवन सरफेस से। तो ये हो जाता है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की अगर डेफिनेशन लिखना चाहें तो हम कह सकते हैं थ्रो ए गिवन सरफेस एरिया हेल्ड इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई, इलेक्ट्रिक फील्ड ई is the measure of the total number of electric lines of force passing normally through the given area। ठीक है, तो ये आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा। अगर हम इस सरफेस के लिए अगर बात करें बच्चों, तो अगर मैं इसके लिए मान लो एक नॉर्मल वेक्टर ड्रा करूं, इसकी डायरेक्शन दिखाना चाहूँ इस सरफेस के लिए, तो वो नॉर्मल वेक्टर कुछ ऐसे होगा एन कैप, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ई और नॉर्मल वेक्टर के बीच में जो एंगल है थीटा वो है आपका 0 डिग्री इस केस के अंदर। अगर हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया को मान लीजिए कुछ ऐसे दिखाना चाहें, ये तो है आपका वो स्मॉल सरफेस, और स्मॉल सरफेस ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को एनक्लोज करके रखा हुआ है वो कुछ इस तरह से है परपेंडिकुलरली। ठीक है, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ई। और अगर हम इस पे अब नॉर्मल वेक्टर ड्रा करना चाहें एन, मान लीजिए वो कुछ इस तरह से दिखा रहा है यूनिट वेक्टर एन, तो आप देख पा रहे हैं, मतलब अगर यहाँ से कन्फ्यूजन आ रही है तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ फिर से ये। तो ये था हमारा सरफेस एरिया, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से इस डायरेक्शन में जा रही है, और अगर इस एरिया वेक्टर के मैंने एक नॉर्मल ड्रा कर दिया उस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन को दिखाने के लिए, वो कुछ एन हो जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ई और एन के बीच में एंगल 0 नहीं है, वो कुछ वैल्यू रखता है थीटा। तो इस केस के अंदर बच्चों जो फ्लक्स आएगा, स्मॉल फ्लक्स डेल फी आएगा, डेल फाई आएगा, वो हो जाएगा, इसको वेक्टर को रिजोल्व कराओगे इसके अकॉर्डिंग तो वो बनेगा ई कॉस थीटा गुना में सरफेस एरिया, स्मॉल सरफेस एरिया। स्मॉल सरफेस एरिया को हम किससे दिखा रहे थे अभी, डेल एस से, तो ये हो जाएगा डेल एस। ठीक है, ये देखिए कॉस प्रोडक्ट है दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड ई और डेल एस का, तो ये डॉट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा वेक्टर ई डॉट स्मॉल एरिया वेक्टर एरिया डेल एस। तो ये है जब इलेक्ट्रिक फील्ड ई कोई एंगल बना रहा है एरिया वेक्टर एन के साथ में। ठीक है, और ये जब थीटा क्या है 0 डिग्री। तो ये दोनों पॉइंट आपको नोट रखने हैं न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ये था इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। अब अगर हम ये कहें आपसे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो किसी क्लोज सरफेस एरिया में नॉन यूनिफॉर्म है, अभी तक तो हमने बात की थी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए, अब हम बात कर रहे हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स किससे रिलेट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात कर रहे हैं इनडायरेक्टली। यानी अगर किसी एरिया के अंदर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जो गिवन है वो नॉन यूनिफॉर्म है, कहीं पर स्ट्रॉन्ग है कहीं पर वीक है, तो अगर मैं वहाँ पे क्लोज सरफेस ले लूँ, मान लीजिए कोई क्लोज सरफेस ले लिया हमने,
अब मुझे इस क्लोज सरफेस के एनक्लोज में जो फ्लक्स लाइंस है वो बतानी है, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है मुझे इस क्लोज सरफेस के लिए। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे क्लोज सरफेस को स्मॉल स्मॉल सेगमेंट में डिवाइड कर लेंगे, स्मॉल स्मॉल सेगमेंट एरिया में डिवाइड कर लेंगे। मान लीजिए स्मॉल सेगमेंट एरिया है DS1, इसी तरह से मैंने एक स्मॉल सेगमेंट ले लिया, मान लीजिए DS2, ठीक है। इसी तरह एक स्मॉल सेगमेंट एरिया मान लिया मैंने DS3। तो ऐसे मैं कुछ नंबर ऑफ सेगमेंट डिवाइड कर लेता हूँ, मान लीजिए है DSN, ठीक है बच्चों। तो DS1 ने कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को भी एनक्लोज करके रखा होगा, मान लिया वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस डायरेक्शन में है E1, ठीक है। इसकी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी, उसने कुछ एनक्लोज कर रखा होगा, ये है आपका E2। इसने भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को एनक्लोज करके रखा होगा, वो है आपका E3। इसने भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को एनक्लोज करके रखा होगा, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस EN। इसका अगर मैं नॉर्मल वेक्टर दिखाना चाहूँ बच्चों, वो भी कोई नॉर्मल वेक्टर रखेगा, मान लीजिए नॉर्मल वेक्टर है N1, सिमिलरली इसका भी N2, N3 और NN। तो ये नंबर ऑफ नॉर्मल वेक्टर्स हो जाएंगे। अब यहाँ से अगर हम आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स दिखाएं, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, सिमिलरली छोटे छोटे एरिया को फ्लक्स कैलकुलेट कर लीजिए और उन सबको ऐड कर दीजिए, तो पूरे एनक्लोज सरफेस का फ्लक्स फाई निकल कर बाहर आ जाएगा। तो फाई क्या होगा बच्चों, फाई1, फाई2, फाई3, ठीक है, ऐसे इनफाइनाइट टर्म्स n तक, फाई n तक के लिए। और फाई1 क्या हो जाएगा, जो डॉट प्रोडक्ट रहेगा E1 और डेल S1 का, ठीक है, ये स्मॉल डेल S1 है हमारा, DS1 या डेल S से दिखा दीजिए। तो फाई1 हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड E1 डॉट डेल S1, ठीक है, ये भी आपका एरिया वेक्टर है। फाई2 हो जाएगा आपका E2 डॉट डेल S2, इसी तरह से फाई3 का भी हो जाएगा, और सो ऑन करते हुए फाई n तक के लिए हो जाएगा बच्चों ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नंबर ऑफ n पार्टिकल्स, स्मॉल n से दिखाइए या कैपिटल N से दिखाइए, डॉट डेल SN, ठीक है। ये है आपका टोटल फ्लक्स फाई। यानी अगर मैं समेसन में दिखाना चाहूँ तो ये हो जाएगा समेसन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड EIth टर्म के लिए और डॉट प्रोडक्ट डेल S ऑफ ith टर्म के लिए। और ith टर्म क्या है, 1 to n नेचुरल नंबर्स तक, ठीक है। तो ये आपका टोटल फ्लक्स है किसी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E को जो एनक्लोज कर रहा है उस क्लोज सरफेस के लिए टोटल फ्लक्स फाई। क्लियर है बच्चों। अब यहाँ से मैं कुछ कंडीशन मानकर चलता हूँ। मान लीजिए मैं ये कह रहा हूँ जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, जितने भी ये छोटे छोटे स्मॉल सरफेस एरिया लिया है मैंने, ये नंबर ऑफ एंड्स n तक है, और ये n बहुत ज़्यादा वैल्यू रखता है, यानी इनफाइनाइट तक है, ये कहीं ख़त्म ही नहीं हो रहा है, ये बहुत सारे सरफेस एरिया बट गए हैं आपके स्मॉल स्मॉल में। और जो सरफेस एरिया आप मानकर चल रहे हैं जो आपने लिया, वो लगभग लगभग बहुत ही छोटा है, यानी टेंस टू 0 है। तो उस केस के अंदर बच्चों ये जो फ्लक्स फाई समेशन की फॉर्म में दिखा रहा है, वो समेशन की फॉर्म में ना रहकर लाइन इंटीग्रल की फॉर्म में रह जाएगा, ठीक है। ये समेशन की फॉर्म में ना रहकर लाइन इंटीग्रल की फॉर्म में बन जाएगा, और वो टोटल फ्लक्स फाई को हम दिखाएंगे लाइन इंटीग्रल ओवर क्लोज्ड सरफेस S इलेक्ट्रिक फील्ड E डॉट प्रोडक्ट स्मॉल सरफेस DS, ठीक है। तो वो क्लोज सरफेस ना रहकर अब लाइन इंटीग्रल में कन्वर्ट हो गया, कब, जब नंबर ऑफ एरिया वेक्टर्स इनफाइनाइट है और उनका जो साइज है सरफेस एरिया का वो टेंड्स टू 0 है। तो उस केस में वो समेशन ना रहकर वो कन्वर्ट हो जाता है लाइन इंटीग्रल के अंदर, ठीक है। ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना चाहिए। क्लियर है बच्चों। अब बात आती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की यूनिट के बारे में। यूनिट ऑफ फ्लक्स फाई, इसकी यूनिट आपको देखनी है। तो अभी हमने कहा था इलेक्ट्रिक फील्ड E और गुना में सरफेस एरिया है, तो यानी मैं ये कह सकता हूँ फाई होगा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E गुना में यूनिट ऑफ सरफेस एरिया, यूनिट ऑफ सरफेस एरिया S, ठीक है। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E होती है न्यूटन पर कूलम, और यूनिट ऑफ सरफेस एरिया रखते हैं हम मीटर स्क्वायर के अंदर, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, यानी फाई फ्लक्स की यूनिट निकल कर आएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स। तो ये है फाई की यूनिट, ठीक है, फाई की
यूनिट, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स। साथ ही अगर इक्विवेलेंट यूनिट निकालना चाहें बच्चों, इक्विवेलेंट यूनिट, तो इक्विवेलेंट यूनिट क्या हो जाएगी फाई की। इलेक्ट्रिक फील्ड ए की इक्विवेलेंट यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम के वोल्ट पर मीटर, गुना में सरफेस एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर, तो मीटर से 1 मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाई की इक्विवेलेंट यूनिट निकल कर आएगी वोल्ट मीटर। ठीक है, तो फ्लक्स फाई की यूनिट न्यूटन पर कूलम स्क्वायर मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम भी हो सकती है, और फाई की यूनिट वोल्ट पर मीटर भी हो सकती है। ठीक है, तो ये थी फ्लक्स की एसआई यूनिट के बारे में। इसके बाद इन टॉपिक के ऊपर एक नया टॉपिक आता है आपका, जो कि गॉस थ्योरम के नाम से जाना जाता है। तो हम बात कर रहे हैं अभी बच्चों गॉस थ्योरम के बारे में। ठीक है, गॉस थ्योरम, तो गॉस थ्योरम इन्हीं सभी चीज़ों से रिलेट है, तो वो हम देख लेते हैं। गॉस थ्योरम क्या कहता है, ये एक रिलेशनशिप दिखाता है टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू एन इक्लोज सरफेस एंड नेट चार्ज एनक्लोज विद इन दी सरफेस। यानी मतलब अगर मैं ये कहूँ कि कोई एक स्मॉल चार्ज रखा हुआ है यहाँ पे क्याऊ, और आप एक गॉसियन सरफेस मान रहे हैं। गॉसियन सरफेस क्या होता है, इस क्याऊ की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी, चार्ज की वजह से भाई इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी। मतलब ऐसे कुछ मान लीजिए ये प्लस चार्ज क्याऊ है, इसकी अब खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी होगी। कल हमने आपको बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके नॉर्मल रहेगी, मान लीजिए कुछ इस तरह से, ये नॉर्मल रहेगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ऐसे निकलेगी आपकी हर डायरेक्शन में। ये स्फेरिकल चार्ज है तो इसके हर पॉइंट पर वो नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड यानी एरिया वेक्टर रहेगा। तो ये कुछ इस तरह से। और गॉसियन सरफेस यहाँ से क्या बन जाएगा कि मैं एक एनक्लोज सरफेस ले लूँ। मान लीजिए मैंने एक एनक्लोज सरफेस ले लिया कुछ इस तरह से स्फेरिकल शेप में, जैसे बॉल होती है आपकी क्रिकेट वाली, ऐसे एक शेप में ले लिया, जिसका सेंटर प्लस क्या वो चार्ज है। क्लियर है यहाँ तक। तो अब ये जो सरफेस हमने माना, ये जो क्लोज सरफेस है, क्लोज्ड सरफेस, अब ये क्लोज्ड सरफेस आपका रिलेशनशिप दिखाता है किसके बीच में, कितना चार्ज एनक्लोज हो रहा है और उस क्लोज सरफेस के साथ साथ में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड ई एनक्लोज्ड है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच को रिलेशन दिखाता है गॉस थ्योरम। ठीक है, यानी मैं ये कह सकता हूँ इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल फ्लक्स फाई थ्रू एनी क्लोज सरफेस एंड नेट चार्ज एनक्लोज विद इन द सरफेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एनक्लोज करेगा तो फ्लक्स फाई को भी दिखाएगा वो। तो यानी गॉसियन सरफेस फ्लक्स फाई और चार्ज जो एनक्लोज किया गया है उनके बीच का रिलेशनशिप दिखाता है। ठीक है, यही गॉस थ्योरम है। तो गॉस थ्योरम जो होती है बच्चों वो कुछ इस तरह से है। तो गॉस थ्योरम की पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। तो ये कहती है इट स्टेट्स दैट द टोटल फ्लक्स थ्रू a closed surface is 1 by epsilon naught times the net charge enclosed by the closed surface। ठीक है, enclosed by the closed surface। यानी मैथमेटिकली अगर हम बात करना चाहें तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, 1 में एप्सिलॉन नॉट ऑफ चार्ज एनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस। यानी मैं अभी जो पीछे हमने किया था उसके हिसाब से मैं ये भी कह सकता हूँ लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई डॉट प्रोडक्ट विद सरफेस एरिया ds। तो ये हो जाएगा आपका फ्लक्स किसी भी गॉसियन सरफेस के लिए। ठीक है, अगर आप इसको प्रूफ करना चाहते हैं ये मैथमेटिकली, तो प्रूफ के लिए देखिए हमने फिर से वही कंडीशन ली। मैंने मान लिया कि कोई पॉइंट क्याउ चार्ज मौजूद है प्लस क्याउ चार्ज, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हर टाइम पर इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा। मैंने एक गॉसियन सरफेस ले लिया बच्चों S, जो कि एक स्फीयर की तरह काम कर रहा है। ठीक है, ये गॉसियन सरफेस S है। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इतने स्मॉल सरफेस एरिया की बात करूं, ठीक है, ये स्मॉल सरफेस की बात करूं, तो इस स्मॉल सरफेस के लिए कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी निकल कर आएगी हमारी। ठीक है, कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी निकल कर आएगी इस चार्ज की वजह से।
इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल कर आएगी बच्चों। और इसी के डायरेक्शन में एक नॉर्मल वेक्टर भी रहेगा ds, ठीक है, एक नॉर्मल वेक्टर भी रहेगा, एरिया वेक्टर जिसको हम बोलेंगे, वो रहेगा आपका ds। तो यहाँ से अगर मैं बात करना चाहूँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, तो फ्लक्स होगा E डॉट ds का लाइन इंटीग्रल, ठीक है, ये लाइन इंटीग्रल हो जाएगा आपका, सरफेस इंटीग्रल जिसको हम बोलेंगे, सॉरी लाइन इंटीग्रल नहीं, सरफेस इंटीग्रल हो जाएगा यहाँ पे। तो अब हम इसको कैलकुलेट करना चाहेंगे। तो मैंने कहा इस पॉइंट पर इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड E है वो रहेगा बच्चों आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू जिस चार्ज की वजह से अपॉन में डिस्टेंस, मान लीजिए जो स्फीयर है इसकी रेडियस आपकी r है, ठीक है, r इसकी रेडियस मान ली हमने, तो ये हो जाएगा Q/में r², ठीक है यहाँ तक। दूसरा, अगर मैं इन दोनों के बीच में एंगल देखना चाहूँ E और ds के बीच में, वो 0 डिग्री है, यानी आपका ये जो रिलेशन खुलता ये कुछ इस तरह से बनता, E cos थीटा इंटू में ds, cos थीटा 0 है तो cos 0 1 हो गया, तो ये रिलेशन बन जाएगा आपका सरफेस इंटीग्रल ऑफ E ds, ठीक है। E जहाँ पे मैंने बाहर ले लिया तो ये क्लोज सरफेस ds का सरफेस इंटीग्रल हो जाएगा, ठीक है बच्चों। E इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर क्या है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या हुआ अपॉन में r² गुना में सरफेस एरिया का लाइन सरफेस इंटीग्रल, ठीक है, स्मॉल सरफेस का सरफेस इंटीग्रल। तो स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई इंटू में रेडियस का स्क्वायर, ये 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, r² से r² कैंसिल, तो ये रिलेशन आया हमारा क्या हुआ अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, यानी ये वैल्यू कुछ इस तरह से बन गई है। फाई हम कैलकुलेट कर रहे थे E डॉट ds का ओवर सरफेस इंटीग्रल s, तो रिजल्ट आया हमारा क्या हुआ अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, यानी 1/एप्सिलॉन नॉट ऑफ टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस, ठीक है। तो ये है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। तो गॉस थ्योरम फ्लक्स लाइंस जो होती है और जो एनक्लोज चार्ज होता है उनके बीच का एक रिलेशन दिखाता है गॉस थ्योरम से। तो ये आपका गॉस थ्योरम का प्रूफ था। अब गॉस थ्योरम से आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट ये याद रखनी है बच्चों कि अगर मान लीजिए मैं कोई जो गॉसियन सरफेस मान रहा हूँ, इसके एनक्लोज सरफेस के बीच में अंदर कोई भी चार्ज मौजूद नहीं है, तो उसकी वजह से कोई फ्लक्स लाइन भी नहीं निकल कर आएगी, फ्लक्स लाइन भी क्या रहेगी बच्चों 0। तो ये याद रखना है, अगर गॉसियन एनक्लोज सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज मौजूद नहीं है तो वहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी मौजूद नहीं रहेगा, ठीक है। सेकंड थिंग, ये जो गॉसियन सरफेस हमने मान रखा है, इस गॉसियन सरफेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है ये सिर्फ इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से नहीं है जो इस सरफेस के एनक्लोज में है, इस सरफेस के बाहर भी अगर कोई चार्ज मौजूद है तो उस चार्ज की वजह से भी ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मानी जाएगी। लेकिन अगर मैं सिर्फ चार्ज की बात करूं तो चार्ज वही कंसिडर होगा जो इस क्लोज सरफेस के अंदर है। तो यानी ये जो रिलेशन है इसमें आपको ये याद रखना है, गॉसियन सरफेस आप जो इंक्लूड करते हैं तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड E तो सभी चार्ज की वजह से मानी जाएगी जो सरफेस के अंदर भी है और बाहर भी है, और चार्ज वही कंसिडर किया जाएगा जो सिर्फ और सिर्फ सरफेस के अंदर है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद होना चाहिए। तो ये था हमारा गॉस थ्योरम और कुछ एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। इसके बेस पे कल हम कूलम्ब्स लॉ पढ़ेंगे कि गॉस थ्योरम की वजह से कूलम्ब्स लॉ को आप कैसे फॉलो कर सकते हैं, और उनके बेस पे कुछ न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है या पुराने पेपर में आपके आए हुए भी हैं। तो आज की क्लास को हम इतना ही रखते हैं बच्चों। यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों। बाकी आप वीडियो को पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमारे बारे में बताइए और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।